प्रणाम। मैं आयुर्वेद रत्न सुरेंद्र शर्मा आज के पाठ का विषय वृष लग्न की कुंडली में 5 ग्रहों अर्थात सूर्य, केतु, बृहस्पति, शनि और चंद्र का एक भाव में एक साथ होने से फल। प्रथम भाव तक हमने इस विषय में अध्ययन कर लिया था। आज हम द्वितीय भाव पर चलेंगे। 5 ग्रह हमने इसमें लिख लिए हैं। अब अनुमान से इनके अंश लिखेंगे उन्हीं 3 श्रेणियों में जो कि सम्मुख अंकित की गई है। 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 डिग्री में इसके अंश लिखेंगे। जैसे सूर्य के अंश हम लिख लें 0 से 10 के अधीन 9 अंश, केतु के अंश लिख लें हम 10 से 20 के अधीन 19 अंश, बृहस्पति के अंश लिख लें हम 20 से 30 के अधीन 29 अंश। अब चंद्र और शनि, इनमें भी किसी न किसी श्रेणी के अंश हम लिख लें। जैसे चंद्र के अंश लिख लें हम 10 से 20 के अंदर 11 और शनि के अंश लिख लें हम 20 से 30 के अंदर 22। अब हम ये देखेंगे कि ये किस नक्षत्र में पड़ते हैं। क्योंकि केतु 19 अंशों में है, इसलिए सम्मुख बैठा राहु भी इतने ही अंशों में होगा। सूर्य मिथुन राशि में 9 अंशों में, देखते हैं किस में पड़ेगा। 9 अंशों में आर्द्रा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 6 अंश 40 कला तक मृगशिरा नक्षत्र है। तदुपरांत 6 अंश 40 कला से 20 अंश तक आर्द्रा नक्षत्र है, इसलिए ये आर्द्रा नक्षत्र में पड़ेगा। आर्द्रा केतु 19 अंश में, देखिए ये भी चूंकि 20 अंश तक मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र में है, आर्द्रा नक्षत्र पड़ता है, लिहाजा केतु भी आर्द्रा नक्षत्र में ही होगा। बृहस्पति मिथुन राशि में 19 अंशों में, देखिए ये अंतिम अंशों में है, इसलिए ये पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ेगा। तदुपरांत चंद्रमा मिथुन राशि में 11 अंशों में, देखिए ये आर्द्रा नक्षत्र में पड़ेगा। आर्द्रा शेष बचा शनि, वो 22 अंशों में, देखते हैं वो 20 अंश से 30 अंश के बीच पुनर्वसु नक्षत्र पड़ता है, अतः ये पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ेगा। पुनर्वसु सम्मुख बैठा राहु धनु राशि में आएगा। जो धनु राशि में देखते हैं वो कितने अंशों में, 19 अंशों में। धनु राशि में ये कहाँ पर पड़ेगा, 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पड़ता है, अतः ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पड़ेगा। अब हम इन ग्रहों का किन किन नक्षत्रों से संबंध है और उन नक्षत्रों के कौन कौन स्वामी होते हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं। सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में है और आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, अतः राहु के नक्षत्र में सूर्य कलंकित हो जाता है।
यद्यपि मिथुन राशि में है और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है जो कि सूर्य का मित्र है। यहाँ सूर्य अपने मित्र की राशि में होने से तो बली हो जाता है, सुखकारी हो जाता है, परंतु राहु की काली छाया उसको प्रभावित कर रही है। अतः प्राप्त होते हुए फलों में सूर्य यहाँ पीड़ा पाएगा, और जब पीड़ा पाएगा तो निश्चित है दाईं आँख में बाधा उत्पन्न करेगा। क्योंकि सूर्य यहाँ दाईं आँख पर बैठा हुआ है, और दाईं आँख पर यदि राहु का प्रभाव हो जाए तो आँख की रोशनी प्राय कम हो जाया करती है। तदुपरांत केतु, ये भी आर्द्रा नक्षत्र में है जो कि राहु का नक्षत्र है। केतु स्वयं एक कष्टकारी ग्रह है, काटने वाला ग्रह है, उसके ऊपर राहु का प्रभाव हो जाता है, अतः और पीड़ाकारी हो जाया करता है। अतः यहाँ केतु शारीरिक सर्जरी कारक होते हुए भी आँख को धुंधला करने की स्थिति में आ जाता है और प्राप्त होते फलों को नष्ट करने की स्थिति में आ जाता है। केतु जैसे ग्रह के नक्षत्र में होता है वैसा ही उसका प्रभाव प्राय हो जाया करता है। यदि ये गुरु के नक्षत्र में हो तो उत्तम फलकारी अच्छा योग देने की स्थिति में आ जाया करता है। शनि के नक्षत्र में हो तो पाप प्रदाता हो जाया करता है। यहाँ ये राहु के नक्षत्र में है, शनि से भी ज़्यादा क्लिष्ट ग्रह के नक्षत्र में है, अतः ये यहाँ कष्टकारी है। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में अपने नक्षत्र में है, और पुनर्वसु नक्षत्र सामान्यतः उत्तम कहा गया है, अतः यहाँ बृहस्पति उत्तम फलकारी है, परंतु कमजोर अंशों में है। इस भाव में बृहस्पति का 29 अंशों में बल बहुत कम रह चुका है, अतः बृहस्पति यहाँ बहुत अच्छे फल तो नहीं देगा, परंतु सामान्य अच्छे फल देगा। यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति सामान्य अच्छे फल देगा और अपने मित्र के साथ है सूर्य को बल भी देगा। यदि इस भाव में होकर के सूर्य को बल देगा तो धन वृद्धि करेगा, आय में वृद्धि करेगा और शिक्षा को उत्तम बनाए रखेगा। ऐसी व्यक्ति की शिक्षा उत्तम रहा करती है, यद्यपि अन्य ग्रहों का प्रभाव ना हो तो। फिर चंद्रमा यहाँ ये भी आर्द्रा नक्षत्र में है जो राहु का नक्षत्र होता है, अतः यहाँ चंद्रमा भी पीड़ित है, उत्तम फलकारी नहीं है। और बुध के राशि में चंद्रमा स्वभावतः उत्तम फलकारी नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा और बुध में कोई सामान्य मित्रता नहीं है। बुध चंद्रमा को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, इसलिए चंद्रमा बुध की राशि में होकर के उत्तम फलकारी नहीं रहता। वह बात अलग है, चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता, परंतु बुध तो मानता है जिसकी राशि में चंद्रमा है, अतः यहाँ चंद्रमा उत्तम फलकारी नहीं रहता। और साथ में वो तृतीयेश भी है। जब भी तृतीय भाव का मालिक द्वितीय भाव में बैठ जाएगा कष्टदायी हो जाएगा, क्योंकि तृतीय भाव मारक भी कहा गया है। किस प्रकार से? क्योंकि ये अष्टम भाव से अष्टम है, ये आयु का भाव, ये सप्तम अष्टम, अष्टम से अष्टम, आयु का अष्टम, जीवन, यहाँ से ये अष्टम जीवन का अष्टम अर्थात जीवन को छत करने वाला, यहाँ मृत्यु का भी अष्टम और भी भारी कष्टकारी, अतः तीसरे भाव को कष्टकारी या मारक ही कहा गया है। इसलिए पापी भाव का स्वामी होकर के चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा हुआ है, केतु के साथ है, पीड़ित हो जाता है। साथ में सम्मुख बैठे राहु की सप्तम दृष्टि में है, अतः चंद्रमा यहाँ सुखकारी नहीं है, रोग देगा, मन के रोग देगा, चिंतन के रोग देगा, डिप्रेशन भी दे सकता है। आगे शनि 22 अंशों में होकर के यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है। शनि पुनर्वसु नक्षत्र में उत्तम कहा गया है, क्योंकि बृहस्पति शनि का मित्र तो नहीं है, लेकिन सामान्य है, प्रतिद्वंदी नहीं है, अतः इस भाव में
शनि इस नक्षत्र में सामान्य फलकारी है और बुध की राशि में है। शनि और बुध में भी कोई शत्रुता नहीं है, अतः यहाँ शनि उत्तम फलकारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म का स्वामी भी है और साथ में भाग्य का स्वामी भी है। जब नवमेश और दशमेश द्वितीय भाव में बैठ जाता है, आय में वृद्धि करता है, शिक्षा को बढ़ाता है, भाग्य में वृद्धि करता है। परंतु स्वभाव से वो शनि है, राहु की दृष्टि में है, कुछ तो करेगा। परिवार के भाव में तो परिवार को तोड़ेगा, परिवार में झगड़े कराएगा, विवाद कराएगा, मुंह में ऐसे रोग दे देगा जो जटिल हों। अर्थात ऐसा व्यक्ति मांस भक्षी, मदिरा भक्षी, मछली भक्षी आदि आदि ऐसे भोज ये ड्रिंक लेने का आदी हो जाता है, जो प्राय जीवन को क्षत विक्षत करते हैं। वो तो नहीं कहे गए हैं मनुष्य वर्ग के लिए। इस प्रकार का प्रभाव यहाँ इन ग्रहों से होगा। अब सम्मुख बैठा राहु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है, सौम्य ग्रह का नक्षत्र है। राहु सौम्य ग्रह के नक्षत्र में, सौम्य ग्रह बृहस्पति की राशि में, श्रम उत्पन्न स्वभावी हो जाता है। परंतु अष्टम भाव, सामान्यतः ज्योतिष में अष्टम भाव को क्षतिकारक कहा गया है। ये तो ज्योतिष अभिवक्ता जाने, ये ज्योतिष जिन्होंने लिखी वो जाने क्यों कहा गया है। फिर भी मेरे मतानुसार, क्योंकि ये आयु का भाव माना गया है जीवन से अष्टम, और वहाँ जीवन को क्षत करने वाला ग्रह जब बैठ जाता है वो लाभ कम देता है, हानि ज़्यादा देता है। इसलिए यहाँ बैठा हुआ राहु व्यक्ति को ऐसे रोग देगा जो हिडन होंगे। वात रोग, पीठ के रोग, पीठ में दर्द रहना, पाइल्स हो जाना, गुदा क्षेत्र में कैंसर हो जाना आदि आदि। क्यों? क्योंकि इस भाव पर सम्मुख बैठे शनि का भी प्रभाव है, और जिस भाव पर शनि राहु का प्रभाव हो जाता है उस भाव से प्राप्त होते फल प्राय नष्ट हो जाया करते हैं, शून्य नहीं होते। संसार में शून्य तो कुछ भी नहीं है। प्रभु जाने शून्य क्या है और 100% उत्तम क्या है। हम सब लोग उनके बीच ही झूल रहे हैं। यही राहु जब यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है, वहाँ इसके शत्रु की राशि है मंगल की। मंगल का प्रभाव है इस समय उस भाव पर, तो ये मोक्ष प्राप्ति को नष्ट करता है, अनायास खर्चे कराता है। ऐसा व्यक्ति बिना मतलब के इधर उधर घूमता है, व्यसनों के कारण इधर उधर घूमता है, मित्रों के साथ इधर उधर घूमता है, व्यसनों में पड़ जाता है। मोक्ष की तो बात बहुत दूर की हो जाती है। ये व्यक्ति ऐसे कर्मों में अधिक खर्च करता है जो प्राय जीवन को क्षत विक्षत करने वाले हों। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठा हुआ शनि प्रथम दृष्टया द्वितीय भाव में बैठे सुखों को खराब करता है जो धन से जुड़े हुए हैं, और अपनी तीसरी दृष्टि से यह चतुर्थ भाव को भी देखता है, वहाँ के सुख भी नष्ट करता है। यही राहु सप्तम दृष्टि से यहाँ देखता है, अष्टम में है, नवम में है। तो इस भाव पर शनि राहु का प्रभाव हो गया। जब शनि राहु का प्रभाव किसी भाव पर बलकारी रूप में हो जाए, मानिए वहाँ के
भाव फल कष्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति की माता प्राय रोगों से जूझती है। वाहन या तो मिलता नहीं, मिल जाए तो एक्सीडेंट हो जाए। आसानी से ऐसा व्यक्ति स्वयं निर्मित मकान में नहीं रहता, प्राय किराए पर समय अधिक गुजारता है, यदि उसके भाग्य में पैतृक संपत्ति ना हो तो। यही राहु यहां रहकर जीवन को कालिक में बदल देता है, अनेक रोगों से ग्रस्त होता है ऐसा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि आयु का भाव प्रभावित है, पीड़ित है। अब बृहस्पति, यहां से बैठा हुआ बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से देखिए, यहां देखता है षष्ठम भाव में, और यहां बृहस्पति अष्टमेश है। अष्टमेश होकर के यहाँ बैठा है, यहाँ से पंचम भाव का देखता है। डायबिटीज़, मधुमेह रोग, यकृत के रोग, गुर्दे के रोग, इनमें वृद्धि कर देता है। शनि अपनी दशम दृष्टि से देखिए 7, 8, 9 और 10 दशम दृष्टि से एकादश भाव को देखता है, और वो किसका प्रभाव लिए हुए? गुरु का प्रभाव लिए हुए है, और गुरु की राशि को देखता है। अतः यदि ऐसा व्यक्ति को बिजनेस करे तो बिजनेस में लाभ तो मिलेंगे, लेकिन अंतिम स्थिति में जाकर मिलेंगे। पहले वो व्यक्ति अनेक दिक्कतों से जूझेगा, फिर उसे लाभ प्राप्त होंगे। अतः बहुत उत्तम नहीं कहे जा सकते, क्योंकि जब कभी भी फलों की प्राप्ति काफ़ी देर के उपरांत हो तो वो फल उत्तम नहीं कहे जाते। ये स्थिति यहाँ पर इन ग्रहों से है। मध्यम फलकारी स्थिति है इस भाव के लिए। ऐसा व्यक्ति हल्के, बहुत कम प्राप्तांकों से शिक्षा प्राप्त करता है। दोनों आंखों में पीड़ा तो होती ही है, क्योंकि सूर्य राहु से पीड़ित है। बहुत शीघ्रता में, बचपन में ही प्राय उसको स्पेक्स लग जाया करते, चश्मा लग जाया करता है। अब बात आती है कि ऐसा व्यक्ति यदि व्यवसाय करे तो किन चीज़ों का व्यवसाय करे, नौकरी करे तो किस विभाग में नौकरी करे ताकि उसे सफलता मिले। देखिए यहाँ बृहस्पति अष्टमेश होकर के बैठा हुआ है, इसलिए ऐसे रोजगार ना करे जो बृहस्पति से जुड़े हुए हों, ज्ञान देने के। बृहस्पति ज्ञान का दाता है, फेल होगा उसमें। फिर शनि भाग्येश है, कर्मेश है, नवम और दशम भाव का स्वामी होकर के द्वितीय धन के घर में बैठा है। अतः इस व्यक्ति को ऐसे व्यवसाय करने चाहिए जो शनि से जुड़े हुए हों। हार्डवेयर का काम करे, बिल्डिंग मटेरियल का काम करे, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाने की छोटी छोटी मशीनें लगाए, लोहा सरिया आदि बेचने का काम करे, कबाड़ का काम भी कर सकता है जिसमें विशेष रूप से लोहा या लोहे का कबाड़ हो। प्राय इस काम को लोग काम नहीं मारते, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा गया कि ये बहुत लाभ का कार्य सिद्ध होता है। मशीनों से जुड़े हुए काम करें। क्यों? सर्वोत्तम भाव है इसके 2, और सर्वोत्तम भाव का स्वामी होकर के आय के घर में बैठा हुआ है, तो इसको केवल शनि से प्राप्त होने वाले कर्म ज़्यादा फलेंगे। सूर्य देखिए यहाँ सूर्य सुखेश होकर, सुखों का स्वामी होकर के लाभ के घर में बैठा हुआ है, परंतु राहु से पीड़ित है। छोटे छोटे या पुराने वाहन लेने बेचने का काम भी ये कर सकता है, क्योंकि ये
वाहनों का स्वामी है, वो बात अलग है, वो पीड़ित है, इसलिए नए वाहन लेकर के बेचेगा तो घाटा होगा, लाभ कम होगा। ये चाहे तो सरकारी नौकरी भी कर सकता है, क्योंकि 10 मेष होकर के सूर्य लाभ के घर में है। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। यदि आपको भाया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले पाठ आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। प्रणाम।